नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मातोश्री के अंदर, क्योंकि आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए वीर सावरकर पर बयान के बाद दोनों ही दलों में अनबन की खबर थी। ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, जहां विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ ही आने वाले निकाय चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव और आम चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले खबर भी आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र से ही, जहां सरकारी कार्यक्रम महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे, लाखों की संख्या में अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यहां पर अवार्ड दिया गया और उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स में से 13 लोगों की जान चली गई है। अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भर्ती किया गया। अभी भी 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। विपक्ष का कहना है कि कुव्यवस्था की वजह से, चिलचिलाती धूप में खुले मैदान में लोगों को बिठाने की वजह से यह हादसा हुआ। सरकार कह रही है सारी व्यवस्था वहां पर मौजूद थी। आपको दिखाते हैं नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल, जहां मरीज भर्ती हैं और जहां स्पॉट से जहां ये कार्यक्रम हुआ, ये ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 10 लाख लोग लू में यूं ही करीब 5 घंटे मैदान पर डटे रहे। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जब महाराष्ट्र भूषण सम्मान से नवाजा गया, मंच पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी थी और मैदान पर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मानने वाले लाखों लोग थे। पारा 38 डिग्री था, एम्बुलेंस, पानी, सबकी व्यवस्था थी। बावजूद इसके करीब दर्जन भर लोग लू के कारण चल बसे। मरने वालों में अधिकांश 9 महिलाएं हैं, 3 पुरुष। पनवेल महापालिका के मुताबिक कई लोग मृत ही अस्पताल लाए गए थे। ब्रॉड डेथ होती थी, 11 होते। एमजीएम हॉस्पिटल कामोटे पनवेल में 18 पेशेंट एडमिट हुए थे। उसमें से 8 पेशेंट जो है वो जनरल वार्ड में थे, 3 पेशेंट क्रिटिकल आईसीयू में थे, 3 पेशेंट जो है वो महिला वार्ड में हैं और एक जो पेशेंट है अभी डिस्चार्ज होना बाकी है। 18 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार को मरीजों के वार्ड में एनडीटीवी भी पहुंचा। क्या हो गया था, कल बताएंगे पूरा, क्या सिलसिलेवार तरीके से कब पहुंचे थे आप, क्या हुआ था आपके साथ वहां पर? हम लोग सुबह में आ गए थे, 6:30 को वहाँ पे पहुंचे थे ग्राउंड पे और इवेंट बहुत अच्छा हो गया वहाँ पे। सब खत्म, इवेंट पूरा खत्म होने के बाद हम लोग घर पे निकले, तभी धूप बहुत तेजी, घर पे निकले तभी धूप से ज़्यादा धूप लगने के कारण चक्कर आ गई थी। कल का वो समय आप बताएंगी जब यहाँ पे लोग गंभीर दोपहर में आए थे? हाँ, तो उस समय का बताएंगी, किस कंडीशन में थे, क्या हुआ था? कोई सीवियर था, कोई ऐसी था, नॉर्मल भी थे, लोग आए थे, उनका ठीक चल रहा। सीवियर थे, उनकी संख्या क्या है, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनके ठीक हो रहे हैं, जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दी थी हमने जल्दी से। खारघर के जिस सेंट्रल पार्क में यह हादसा हुआ, वहाँ कुछ मिनटों की मौजूदगी ही हमें लू का एहसास दिला गई। यही वो ग्राउंड है, करीब 300 एकड़ में फैला हुआ ये ग्राउंड, 125 हेक्टेयर का बड़ा ग्राउंड और खुले में 5 से 6 घंटे तक लोग यहाँ पर बैठे रहे। 12:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम जब समाप्त हुआ, इस ग्राउंड से निकलते हुए में कई लोगों को चक्कर आया, वो गिर गए और अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया गया। नवी मुंबई के हमारे यहाँ पर लोकल स्ट्रिंगर हैं सुरेश दास, जो यहाँ पर मौजूद थे। सुरेश जी, आपने वो स्थिति कल देखी यहाँ पर, आपके तरफ से आप बयां करें कि क्या था, क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है भगदड़ भी मची थी, व्यवस्था सही नहीं थी। महाराष्ट्र भूषण जो अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो समाज सेवक है, जाने माने समाज सेवक, उनके लिए यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण का आयोजन किया गया और उसके लिए करीब 2 महीना से यहाँ पर 4 महानगर पालिका के जो कल्याण, डोंबिवली, नई मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका और ये सब पूरे सिस्टम पूरा काम में लगा हुआ था। और जो कि जहाँ हम लोग को चाहे फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस हो, यहाँ पे सभी थे, मौजूद था, लेकिन पानी का जो व्यवस्था किया गया था साइड में रखा हुआ था और यहाँ पर एक दिन पहला ही लोगों का जो आना शुरू हो गया। इतना भयानक परिस्थिति थी जो कि खाली स्टेज को छोड़कर बाकी ये पूरा खुले मैदान में लोग बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री, विपक्ष, तमाम दलों के बड़े नेता अस्पताल के चक्कर लगा चुके हैं। मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है। आखिर में ये दुर्घटना हुई है, जो मृतक है उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया मदद देने का निर्णय हुआ है। 40 से भी ज़्यादा पारा ऊपर गया था, तो ये सब जानकारी सरकार को होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रोग्राम शाम को होना चाहिए था जब सूरज ढलता है, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी को शाम का टाइम नहीं था, दोपहर को ले लिया, तो उनकी व्यवस्था देखने के लिए ये अव्यवस्था की गई।
महाराष्ट्र राज्य में बीते 3 हफ्ते से गर्मी का सितम कुछ इस तरह से है कि 357 संदिग्ध मरीज हीट स्ट्रोक के मिले हैं। राज्य में मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि पारा और ऊपर जा सकता है। कई जिले 40 डिग्री से गुजर रहे हैं, लेकिन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में इस तरह की चेतावनी के बावजूद खुले मैदान में ऐसा कार्यक्रम क्यों हुआ? सरकार घिर रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि चूक अगर सरकार से हुई है तो नियम कायदे अब कौन बनाएगा और इस पर अमल की जिम्मेदारी किसकी होगी? नवी मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित और धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इधर अतीक अहमद की हत्या के 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रयागराज के कमिश्नर ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की छानबीन के लिए। वहीं हत्या से पहले अतीक और अशरफ की लिखी गई चिट्ठी ने इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ लाया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में। ये बयान अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का है, जिसमें अशरफ अपनी जान को खतरा बता रहा है और कह रहा है कि यूपी पुलिस का अधिकारी उसकी हत्या करा सकता है। अशरफ इन तस्वीरों में एक लिफाफा दिखा रहा है जिसमें अशरफ के मुताबिक कुछ नाम हैं जो उसकी हत्या की साजिश रच सकते हैं। अशरफ ने कहा कि उसके मरने के बाद ये लिफाफे में बंद कई राज भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सीएम के पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने लेटर लिखने वाली बात कही थी और जो पिछली बार 28 तारीख उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, उससे पहले उनको जो है पुलिस लाइन ले जाया गया था। वहाँ पे किसी वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन निकाल तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि लेटर लिखने की बात की थी आपने, आपसे आती क्या अशरफ ने किसी ने? जी हाँ, अशरफ ने चिट्ठी लिखने के बाद तो बंद लिफाफे की बात कही थी। यूपी पुलिस को इनपुट मिला है कि प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक के गुर्गे इन तीनों पर हमला कर सकते हैं, जिसके चलते हमलावर सनी, अरुण और लवलेश को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। अब खबर आई है कि यूपी पुलिस पूछताछ के लिए इन तीनों हमलावरों की हिरासत मांग सकती है, लेकिन शाम आते आते ऐसा नहीं हुआ। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के तमाम जिलों में कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नंबर 1 सनी सिंह, उम्र 23 साल। सनी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। सनी पर हत्या का प्रयास, लूट, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नंबर 2 लवलेश तिवारी, उम्र 22 साल। लवलेश पर महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट, अवैध शराब की तस्करी जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और आरोपी नंबर 3 अरुण कुमार मौर्य, उम्र 18 साल। अरुण मौर्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। ये तीनों आरोपी निम्न आय वर्ग के घरों से आते हैं। सवाल ये उठता है कि अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल की गई महंगी विदेशी पिस्टलों का पैसा कहां से आया? 3 सवाल हैं, अगर उनके जवाब मिल जाएं तो इस हत्याकांड और पूरी षड्यंत्र की बात सामने आ जाएगी। पहला सवाल, अतीक और अशरफ ने जो चिट्ठी लिखी मरने से पहले, उसमें किनके नाम हैं? कुछ नेताओं के नाम है जिनके उनके साथ एफिलिएशन से, कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम जिन्होंने इस पूरी हत्या का षड्यंत्र रचा। ये आशंका थी उनको, ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। दूसरा सवाल, इन तीनों के पास इतनी महंगी पिस्टल्स कहाँ से आए? डॉन बनना था, सामान्य घरों के लोग हैं, पक्के घर नहीं, लेकिन फिर भी वो लाखों की पिस्टल खरीद लाए। तीसरा सवाल, जब सरेंडर किया इन हत्यारों ने तो फिर उस वक्त इन्होंने हिंदू धार्मिक नारे क्यों लगाए? उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? सहयोगी राकेश के साथ प्रयागराज में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसका असर उन मामलों पर भी पड़ेगा जो विदेश में चल रहे हैं, जहां भारत भगोड़ों को देश लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के लिए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के वीडियो दुनिया भर में वायरल हैं। क्या विदेशों में बैठे और भारत आने से बचने की कोशिश कर रहे आरोपी इसका फायदा उठाएंगे? क्या अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या का असर भारत के विदेश में चल रहे प्रत्यर्पण मामलों पर होगा?
केंद्र सरकार में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि जिन सरकारों से भारत अपने अपराधियों को वापस करने की मांग कर रहा है, वे अतीक के मामले को लेकर सवाल न कर दें। हाल में भगोड़े मेहुल चोकसी के मामले में एंटीगुआ की कोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी। अपने बचाव में उसने भारत में अपने साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की आशंका जताई थी। चोकसी अकेला नहीं है। विजय माल्या ने भी भारत की जेलों और अपने मानव अधिकारों को लेकर मुद्दा उठाया है। नीरव मोदी ने भी भारत वापस भेजे जाने पर अपनी जान को खतरा बताया था। रक्षा सौदों के बिचौलिए संजय भंडारी का मामला भी यूके की अदालत में चल रहा है। वैसे जांच एजेंसी सीबीआई जो भारत की तरफ से प्रत्यर्पण के मामलों को देखती है, उसके मुताबिक सिर्फ 2022 में 27 भगोड़ों को वो भारत लाने में कामयाब हुई है, जबकि इस साल मार्च 2023 तक 6 अपराधियों को वो वापस ला पाई है। उधर ये मुद्दा विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल करने के लिए उठाया है। झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है? देश में दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। कितना सेंट्रल टीम विजिट किया? क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। जहां भारत एक तरफ G20 के जरिए ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के देश मल्टीलैटरल अप्रोच अपनाएं, खासकर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ जल्द से जल्द वो कार्रवाई करें, वहीं अतीक अहमद जैसे मामले उसकी कोशिशों को कमजोर जरूर करते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 सैनिकों की हत्या के मामले में सेना के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में इस जवान ने बताया है कि निजी वजहों के कारण इसने ये हत्याएं की। देखिए रिपोर्ट। बठिंडा पुलिस के गिरफ्त में सेना का गनर देसाई मोहन। पुलिस के मुताबिक 12 अप्रैल को देसाई ने निजी रंजिश की वजह से अपने 4 सहयोगियों की हत्या कर दी। हत्या को उसने सुबह 4:30 बजे अंजाम दिया, जब उसके साथी सो रहे थे। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। कल हमें एक ब्रेक थ्रू मिला था। शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में उसके बयान में बार बार फर्क आया था। जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने माना कि जो 4 जवानों को मारा गया है वो उसके द्वारा ही मारा गया है। उसने सारे हथियार चोरी किए थे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके साथ कुछ निजी दुश्मनी थी और वो उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। जब 12 अप्रैल को भारत पाक सीमा के पास बठिंडा मिलिट्री बेस पर गोलाबारी की खबर आई तो हर जगह अफरा तफरी मच गई। सेना और पुलिस को आरोपी जवान ने गुमराह करने की कोशिश की। उसने बताया कि कुर्ता पैजामा पहने 2 नकाबपोशों को उसने देखा, जिसमें एक के हाथ में इंसास राइफल और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी। बाद में जंगल की ओर भाग गए। तलाशी अभियान में ऐसा कुछ नहीं नजर आया। मारे गए जवानों के शरीर पर कुल्हाड़ी के चोट के निशान नहीं मिले। सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध नहीं दिखा। हमारी टीम एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे और वहां पर हमें 19 खाली कारतूस मिले जो कि इंसास राइफल के थे। उसके बाद यह भी साफ हो गया था कि जो इंसास राइफल चोरी हुई थी वो ही इसमें इस्तेमाल हुई है। सेना ने अपने बयान में कहा कि वह अनुशासनहीनता के ऐसे कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषियों को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। मामला मिलिट्री स्टेशन के भीतर 4 लोगों की हत्या का है, इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी निजी रंजिश रही जिससे देसाई मोहन ने 4 लोगों को मार डाला। शायद और पूछताछ हो तो इस वारदात का पूरा सच सामने आ पाए। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और झूठी निकली एक कबड्डी स्टार की कहानी। आखिर कहां का है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के दीवाने इस देश में कबड्डी के लिए दीवानगी। आदिवासी बहुल डिंडोरी के लिए खबर खास थी क्योंकि जिले के रूसा गांव के बेटे सचिन कुशराम मेडल जीतकर लौटे थे, ऐसी खबर आई।
नेता अधिकारी सब स्वागत करने पहुंचे। सचिन ने भी बढ़ चढ़ कर इंटरव्यू दिया। कहा पहले तो वो क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, लेकिन मकाम कबड्डी ने दिया। मेरे को सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने का शौक था। तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत घर वालों से लड़ाई भी करता था पापा लोगों से कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। लेकिन उसके बाद पापा बोले कि पढ़ाई लिखाई करो, अभी क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद कटनी गया था मैं, तो वहाँ फर्स्ट साल में मैंने कटनी से नेशनल किया था। हम लोग ईरान गए थे। ईरान से जो हम लोग की वर्ल्ड कप की जो टूर्नामेंट चल रहे थे, उसमें से हम लोग ने फर्स्ट प्राइज़ निकाला। किस खेल में? कबड्डी में, जूनियर वर्ल्ड कप। कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत हो रही है। लेकिन जब ये खुशी अखबार के जरिए डिंडोरी के खिलाड़ी अभिनव कटारे ने पढ़ी तो उन्हें शक हुआ। पड़ताल की, लिस्ट देखी, तस्वीरें मिलाई तो पता लगा सचिन ने अपने शिक्षक पिता को जो तस्वीर भेजी थी, दरअसल वो योगेश दाहिया हैं। कथित तौर पर उनकी फोटो में छेड़छाड़ की गई है। मुझे संदेह वहां सर हुआ कि जब मैंने YouTube पर पूरा फाइनल मुकाबला देखा तो वहां पर कहीं पर भी मुझे सचिन कुशराम खेलते हुए नजर नहीं आए। फिर AKFI जो अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने उस पर भी जाकर देखा। उसमें हर स्टेट के खिलाड़ियों की फोटो में सूची डली हुई है, उसमें भी मुझे सचिन कुशराम कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो फिर मैंने जो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेलने गए थे ईरान के उर्मिया शहर में, उसकी फाइनल लिस्ट मैंने देखी, नेशनल खिलाड़ियों की नेशनल लिस्ट अपने इंडिया की। उस लिस्ट के मुताबिक मैं सबकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर आईडी को सर्च किया और फिर उनसे संपर्क भी किया, उनसे बात भी करी। और योगेश दाहिया का चेहरा हटा के सचिन कुशराम ने अपना चेहरा लगाया है, जो कि गलत है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 13 अप्रैल को एक शिकायत की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी विश्व कप में डिंडोरी जिले का एक बालक सदस्य था, लेकिन वो जो न्यूज़ है वो फर्जी है। इसकी जांच हेतु दी गई है। वर्ल्ड जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक ईरान के उर्मिया शहर में हुआ था। डिंडोरी से डेविड सूर्या के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और ईद के मौके पर रिलीज हो रही है सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान। किस तरह से चल रही है एडवांस बुकिंग, बताएंगे आपको ये पूरी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।